रहस्यमय दरवाजा दल में जश्न के दौरान एक मुकाबले को देखते हुए देवा और मुराद के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। जैसे ही देवा ने तेज रफ्तार से आती मुराद की शक्तियों के हमले को महसूस किया, उसकी भौहें तन गई और आंखों की पुतलियां बर्फीली चमक से सफेद पड़ने लगी। उसी क्षण उसके शरीर से निकलती शक्ति ने उसे घेर लिया और उसके चारों ओर एक चमकदार सफेद बर्फीला कवच बन गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास खड़े लोग हैरान रह गए कि आखिर अचानक देवा की शक्तियां इतनी कैसे बढ़ गई। उसके शरीर से निकलती शक्ति के प्रभाव से पूरे क्षेत्र का तापमान गिर गया। विद्युत इस मुकाबले को बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि उसने पहले भी देवा से सामना किया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उस लड़ाई में देवा ने अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग नहीं किया था। उसके पास बैठी नाज बहुत ध्यान से देवा की बढ़ती हुई शक्तियों को देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि यह मुकाबला अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। सबका ध्यान सामने चल रहे मुकाबले पर था, लेकिन मंच के दूसरे छोर की तरफ बैठे दो लोग विद्युत को ही देखे जा रहे थे। वो दोनों अपनी शक्तियों के माध्यम से विद्युत की असली शक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल वो दोनों ये नहीं जानते थे कि भले ही विद्युत की शक्तियां अभी महाशक्ति रैंक तक नहीं पहुंची थी, परंतु उसने अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत कर लिया था। इस वक्त वो आंखें बंद करके अपने आसपास की हर गतिविधि का एहसास कर रहा था। इसी कारण उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उन दोनों आकृतियों को पहचाना जो धर्मा और भीमा थे। विद्युत ने जब नजर उठाकर दोनों की ओर देखा तो उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी झलकने लगी। ये देखकर विद्युत के होंठों पर एक शांत मुस्कान उभर आई। तभी भीमा मन ही मन बोला, इस लड़के ने शक्ति रैंक पर होकर मेरी शक्तियों का पता लगा लिया। ये कैसे हो सकता है? उसके पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, भीमा, तुमने जिस मूल तत्व शक्ति वाले लड़के का जिक्र किया था, क्या ये वही विद्युत है? उस आदमी की बात पर भीमा ने हामी में सिर हिलाया। ये देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्युत की शक्तियों का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पर एक प्रबल आत्मिक ऊर्जा का वार हुआ, जिससे उसे जोर से झटका लगा। ये देखकर भीमा ने अपने कबीले के बुजुर्ग से चिंतित स्वर में पूछा, बुजुर्ग, आप ठीक तो हैं? असल में भीमा उस आत्मिक शक्ति को महसूस नहीं कर सका, क्योंकि वो आत्मिक शक्ति का प्रयोग करना नहीं जानता था। लेकिन अपने बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक उभर आए हल्के पीले रंग को देखकर वो समझ गया कि उन पर कोई अंदरूनी हमला हुआ है। ये देखकर भीमा को लगा कि ये वार शायद विद्युत ने ही किया है। पर तभी थोड़ी दूर पर लाल चोगा पहने बैठे बुजुर्ग ने गंभीर नजरों से विद्युत की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षण बाद भीमा के पास बैठे बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, भीमा, ये लड़का जरूर किसी ताकतवर दल से है। इसकी रक्षा के लिए एक 5वें पड़ाव का महाशक्ति रैंक वैद्य मौजूद है। भीमा ने भी उस ओर अपनी नजरें करते हुए कहा, यह तो महाशक्ति वैद्य नजुमी है। मैंने नहीं देखा था कि यह विद्युत के साथ है। तभी इस लड़के ने आत्मिक शक्ति के पहले पड़ाव को पार कर लिया। फिर उसने विद्युत की ओर देखते हुए कहा, मैं भी देखता हूं कि कल के मुकाबले में कौन इसे मुझसे बचाता है। वैसे भी उस मुकाबले में किसी की मदद लेना मना है। भीमा की बात सुनकर उसके कबीले के बुजुर्ग ने गंभीर होते हुए कहा, देखो भीमा, मेरी सलाह मानो तो तुम इससे दोस्ती कर लो। ये लड़का काबिलियत में तुमसे बहुत आगे निकल चुका है। अगर तुमसे आमने सामने लड़ेगा तो ये मत समझना कि तुम इसे आसानी से हरा दोगे। दरवाजा वही पार कर सकता है जिसकी आत्मा मजबूत हो। इसलिए इसके साथ मित्रता करना तुम्हारे लिए मुकाबला जीतने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ मुकाबला जीतना नहीं है, बल्कि वो चीज ढूंढना है जिससे तुम्हारी शक्ति का अगला पड़ाव खुल सके, और वो चीज है प्राचीन तिलिस्मी जानवर का रक्त। वो रक्त केवल रहस्यमय दरवाजा दल के अंदर मिलता है, और इसी कारण अब तक उस दरवाजे से जीवित कोई वापस नहीं लौटा, क्योंकि वो तिलिस्मी जानवर इतने भयानक और शक्तिशाली होते हैं कि इंसान वहां जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। अगर तुम उस खून को हासिल कर लो तो तुम्हारी शक्तियों में जो वृद्धि होगी वो तुम्हारी सोच से परे होगी। अपने बुजुर्ग की बात सुन भीमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो विद्युत को उससे अधिक शक्तिशाली मान रहे थे। उधर विद्युत तुरंत समझ गया कि अभी अभी उसकी सहायता नजूमी ने की थी, क्योंकि वो उनकी आत्मिक ऊर्जा को महसूस कर चुका था। उसने उनकी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया।
विद्युत स्वयं भी हैरान था कि अभी अभी उसके साथ एक ऐसा मुकाबला हुआ था जिसके बारे में किसी को जरा भी आभास नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, क्या यही होता है ताकतवर लोगों का मुकाबला? अगर सच में यही महाशक्ति रैंक की शक्तियां हैं तो वाकई ये तो लाजवाब है। इधर धर्मा ने अपने पास बैठे सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग से पूछा, आचार्य, क्या हमें चलना चाहिए? असल में धर्मा के लिए ये कोई मायने नहीं रखता था कि विद्युत कितना ताकतवर है। वो बस अपने आचार्य के आदेश पर मुकाबले में शामिल हुआ था, क्योंकि उसके आचार्य ने उसे बताया था कि रहस्यमय दरवाजा के पास खास पंचमूल शक्ति पत्थरों में से एक मौजूद है। तभी उसके आचार्य ने कहा, हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे किसी ताकतवर शक्ति का एहसास हो रहा है जो आसपास मौजूद है और इस मुकाबले पर नजर रखे हुए है। मुझे उसका पता लगाना होगा। अगर वो पिशाच साम्राज्य के वेताल दल से हुआ तो हमें सावधान रहना होगा, वरना हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। दूसरी ओर एक शांत कमरे में बैठे आचार्य थामा ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, रोजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोजी ने घबराते हुए आचार्य से कहा, माफ कीजिए आचार्य, मेरी मंशा आपकी ट्रेनिंग में खलल डालने की नहीं थी, लेकिन बाबा को एक अहम मामले पर आपसे बात करनी थी और वो मामला विद्युत से जुड़ा है। उन्हें शक है कि शीर्ष 10 लोगों में से कोई एक पिशाच साम्राज्य के वेताल दल से हो सकता है। अगर ये सच है तो वो लोग विद्युत पर हमला कर सकते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आपकी ट्रेनिंग के बीच में आना पड़ा। इस पर आचार्य थामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विद्युत के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी शक्तियां बहुत तेजी से घट रही हैं। तुम्हें ट्रेनिंग करके अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। रही बात विद्युत की, तो वो मेरा शिष्य है। मैं उसकी काबिलियत भली भांति जानता हूं। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर किसी दूसरे पड़ाव के महाशक्ति रैंक योद्धा ने भी उसके लिए मुसीबत खड़ी की तो शायद विद्युत का सामना करना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। थामा को यह पता था कि विद्युत के पास अब काफी ताकतवर दोस्त हैं। उन्होंने सिल्वर टाइगर को भी आदेश दे रखा था कि वो उसका ख्याल रखे, जो खुद नश्वर रैंक के किसी भी शत्रु को पलक झपकते ही समाप्त करने में सक्षम था। इसलिए आचार्य को अब विद्युत की कोई चिंता नहीं थी। उनकी फिक्र केवल जालंधर और ड्रैगन कबीले जैसी खतरनाक ताकतों को लेकर थी। इसी कारण वो उस शांत कमरे से बाहर निकल रोजी के साथ जाने लगे। इसी बीच दूसरी ओर मंच पर खड़े देवा पर जैसे ही मुराद की शक्तियों के 10 हमले एक साथ टकराए, चारों ओर बिजली की चरमराहट फैल गई। उसकी चमक इतनी तेज थी कि शक्ति रैंक तक के लोगों की नजर धुंधली हो गई। लेकिन नजूमी जैसे कुछ अनुभवी योद्धा साफ देख पा रहे थे कि इस हमले से देवा के बर्फीले कवच पर केवल कुछ ही खरोंच आई थी। मंच के दूसरी छोर पर खड़े मुराद ने जब अपना हमला विफल होते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसे लगा कि उसकी रफ्तार के सामने देवा को हमला करने का मौका ही नहीं मिला। सभी दर्शकों के चेहरे पर हैरानी और चुप्पी थी और सब उस चरमराहट के थमने का इंतजार कर रहे थे जिसने इस जगह पर मौजूद सभी को सन्न कर दिया था। लेकिन तभी अचानक वहां से एक ठंडी शक्ति की लहर निकली, जिसे देखकर मुराद कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसे एक भारी और गूंजती आवाज सुनाई दी, बहुत खूब बच्चे, तेरे हमले में तेरी बातों की तरह दम था। अब मेरी बारी। ऐसा कहते ही उस चरमराहट के बीच एक मुक्का आगे बढ़ा जो बर्फीली शक्तियों से घिरा हुआ था। उस मुक्के को अपनी ओर आते देखकर मुराद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपनी सारी शक्तियां जुटाकर कवच तैयार किया और उस बर्फीले मुक्के पर बिजली की शक्ति से हमला किया। लेकिन उसके प्रहार का उस मुक्के पर कोई असर नहीं हुआ। मुक्का सीधे मुराद के बिजली शक्ति कवच से टकराया और चारों ओर कांच चटकने जैसी आवाज गूंजी, जो कवच के टूटने का संकेत थी। लेकिन इससे पहले कि मुक्का मुराद से टकराता, मुराद ने तेज आवाज में कहा, मैं हार मानता हूं। मुराद के हार मानते ही देवा ने उस हमले को रोक दिया। मुराद का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। देवा को मुकाबला जीतते देख डांगी ने वाइन का ग्लास जमीन पर पटकते हुए कहा, किसमें है बड़े भाई से पंगा लेने की हिम्मत? जो 2-2 हाथ करना चाहता हो सामने आए। देवा भाई किसी से नहीं डरता। ऐसा कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। अचानक मंच पर एक लाल परछाई आकर रुकी। तभी देवा के कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम बर्फीले गोरिल्ला कबीले से हो। मैंने सही कहा ना? जिनका खून अब बेकार हो चुका है और वो कबीला भी अब खत्म होने के कगार पर है।
सच में बहुत शर्म की बात है। ऐसा कहते हुए वो इंसान बर्फीले गोरिल्ला कबीले का मजाक उड़ा रहा था, जिसे सुनकर देवा ने अपने कदम रोक दिए और वापस मुड़ते हुए कहा, तुम्हें काफी कुछ पता है मेरे कबीले के बारे में, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि मेरा कबीला कभी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। कौन हो तुम? देवा की नजर उस लाल नकाब वाले इंसान पर थी, जिसकी शक्तियों को महसूस कर वो समझ गया कि वो इंसान महाशक्ति रैंक के दूसरे पड़ाव पर है। लेकिन देवा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस इंसान को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला था जिसने उसके दल की बेइज्जती की थी। लेकिन इससे पहले कि देवा और वो रहस्यमयी लाल नकाब पोश आपस में भिड़ते कि तभी विद्युत तेज रफ्तार से मंच पर पहुंच गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये वही सावन नाम का योद्धा था जिसने रहस्यमयी दरवाजा दल के मुकाबले में सबके सामने रेहान को जान से मार दिया था। दरअसल मुकाबले के बाद विद्युत ने बुजुर्ग वेताल से रेहान को मारने वाले योद्धा के बारे में जानकारी हासिल की थी, इसलिए विद्युत डर गया कि कहीं देवा अपना आपा ना खो दे। वैसे भी वो नहीं चाहता था कि देवा मुकाबले में जख्मी हो। विद्युत ने धीमी आवाज में कहा, देवा देखो, उसकी शक्तियां तुमसे बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं भी उसकी शक्तियों का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा, इसलिए इससे मुकाबला करने की जरूरत नहीं। तभी सावन ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों एक साथ भी मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मुझे अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है कि मैं तुम जैसे लोगों की अकल ठिकाने लगा सकता हूं। सावन की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया। भीमा ने नाराजगी से कहा, इसका गुरूर तो कुछ ज्यादा ही है। कहकर वो उठने ही वाला था कि तभी उसके कबीले के बुजुर्ग ने कहा, भीमा, बेवकूफ मत बनो, ये मुकाबले का वक्त नहीं है, इसलिए अपने आप पर काबू रखो। उनकी बात सुनकर भीमा ने गुस्से में सामने रखी पत्थर की टेबल पर मुक्का मारा, जो टुकड़ों में बिखर गई। वहीं मंच पर देवा मुस्कुराते हुए विद्युत से बोला, भले ही ये ताकतवर हो, लेकिन ये मुझे जख्मी करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मुझे इस मुकाबले से मत रोको। देवा के चेहरे की नाराजगी देखकर विद्युत समझ गया कि वो उसकी बात नहीं सुनेगा और वो वापस अपनी जगह पर आ गया, जिसे देख नागेश ने घबराते हुए कहा, विद्युत, तुम्हें देवा को रोकना चाहिए, ये योद्धा बहुत अजीब और ताकतवर है, देवा मुश्किल में पड़ सकता है। विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, अगर मुझे कोई गड़बड़ लगी तो मैं इस मुकाबले को रोक दूंगा। क्यों सावन ने की देवा के कबीले की बेइज्जती? कैसे जानता है वो देवा?